हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम SSC GD भर्ती 2025 के लिए प्रीवियस ईयर जीके सॉल्व कर रहे हैं 2024 की, इस क्रम में हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास है 20/2/2024 की। सेकंड शिफ्ट को आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीके की। हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ जाते हैं। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरी गारंटी है इन क्लासेस को विजिट कर आप 80 से 85% स्कोर इन्हीं क्लासेस से जीके में आप करने वाले हैं। एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे अतिरिक्त फैक्ट भी हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खालिस्तान प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना FYP लॉन्च की। तो समाजवादी आएगा इसमें। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना का जिक्र आ ही गया है, तो SSC का फेवरेट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले तो कार्यकाल कब से कब तक चली पहली पंचवर्षीय योजना? तो 1951 से 1956 तक किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 1951 से 1956 पर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना से कि कृषि पर जोर किस पंचवर्षीय योजना से दिया गया? तो वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, कृषि को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद कौन से मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना? तो हेरोड-डोमर मॉडल है। हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी योजना है? पहली पंचवर्षीय योजना है। कार्यकाल कब से कब तक है? 1951 से 1956 तक है। इसके बाद बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था आपका 1956 से 1961 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। इसमें किस पर जोर दिया गया? तो भारी उद्योगों पर किस योजना में जोर दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया भारी उद्योगों पर। पहली में किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। तो दूसरी में किस पर? भारी उद्योगों पर। कौन से मॉडल पर आधारित? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल है? हेरोड-डोमर मॉडल है। इसके बाद बात करें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूसरी पंचवर्षीय योजना से। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांटों की भारत में स्थापना होती है। कौन कौन से वह स्टील प्लांट हैं वह जान लेते हैं। एक होती है आपकी दुर्गापुर स्टील प्लांट की, और दूसरी होती है आपकी भिलाई, और इसके बाद होती है आपकी राउरकेला। इन तीनों की जो स्थापना है, 3 स्टील प्लांट की स्थापना है, वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। दुर्गापुर आपका कहाँ पर है? यह वेस्ट बंगाल में है। और किस देश की सहायता से इनकी स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन देश की सहायता से दुर्गापुर वाले की स्थापना होती है वेस्ट बंगाल में। वो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में आता है। भिलाई कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से इसे लगाया गया? इस उद्योग को रूस की सहायता से भिलाई को लगाया गया। राउरकेला, तो केला आप किससे लाओगे? मनी से लाओगे, तो जर्मनी की सहायता से राउरकेला को लाया गया। और राउरकेला कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में स्थित है। तो तीनों स्टील प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। दुर्गापुर किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। उसके बाद राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। इसके बाद आती है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भारत में रहा है। इससे आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना। 3 तो स्टील प्लांट की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन जो चौथा स्टील प्लांट है 1964 में उसकी स्थापना होती है बोकारो झारखंड में। किसकी सहायता से?
रूस की सहायता से। यह आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में होती है। इसी प्रकार हम आगे भी पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। पहले सीडीएस की बात करें तो पहले कौन थे आपके? पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत, जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जनरल बिपिन रावत यह आपके पहले सीडीएस थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख आपका भारतीय राष्ट्रपति होता है। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? यह 2024 में एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन था। एस अब्दुल नजीर, जो कि वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। और इसके सीएम की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है आंध्र प्रदेश के। वर्तमान में सीएम है चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर, सैयद अब्दुल नजीर। और इसके गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। 1 नवंबर 1956 को, इसलिए 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की। उसके बाद आप बताएंगे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं आंध्र प्रदेश में? लोकसभा की, राज्यसभा की। और यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, तो यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो यहाँ पर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो लोकसभा की सीटें आंध्र प्रदेश में कितनी हैं? 25 हैं। इसके बाद राज्यसभा की कितनी है? 11 हैं। विधान परिषद की कितनी है? विधान परिषद की आपकी 58 है, 58 है। और इसके बाद बात करें विधानसभा की कितनी है? तो 175 है। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 25, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11, राज्यसभा की 11, विधान परिषद की 58 और विधानसभा की 175 होने वाली है। इसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है आंध्र प्रदेश का? राजकीय वृक्ष आपका नीम है आंध्र प्रदेश का। इसके बाद पुष्प कौन सा है आंध्र प्रदेश का? राजकीय पुष्प कौन सा है? तो वाटर लिली, यह आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसके बाद पशु की बात करें तो ब्लैक बक, ब्लैक बक यहाँ का राजकीय पशु है। इसके बाद पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष नीम है, राजकीय पुष्प वाटर लिली है, राजकीय पशु ब्लैक बक है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष। और वर्तमान अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो डॉक्टर संध्या पुरेचा यह वर्तमान अध्यक्ष हैं संगीत नाटक अकादमी की। इसकी स्थापना 1952 में। पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? तो रिजर्व बैंक का कार्य आपका मुद्रा जारी करना भी कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। और आखिरी कर्जदाता भी आपका रिजर्व बैंक है। तो दोनों कार्य आपके रिजर्व बैंक के होने वाले हैं। रिजर्व बैंक की यदि बात करें तो अधिनियम कौन सा है? रिजर्व बैंक का 1934 के अधिनियम से रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। इसके बाद इसकी स्थापना होती कब है? यह डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण भी कई बार पूछा गया है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्ट 1934 का है आरबीआई का, स्थापना 1 अप्रैल 1935 है, राष्ट्रीयकरण
1949 है। इसके बाद इसका शुरुआती बजट कितना था? शुरू में इसका बजट कितना था जब आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो 5 करोड़ के बजट के साथ आरबीआई की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है अभी वर्तमान में? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। इससे पहले हेडक्वार्टर 1935 से 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहा था? कोलकाता में रहा था। 1937 के बाद से इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में आ जाता है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? पन्नालाल घोष का संबंध आपका बांसुरी से होने वाला है। इसके बाद बांसुरी में और इम्पोर्टेंट नाम की यदि हम बात करें तो राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध किससे है? तो राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध भी आपका बांसुरी से है। इसके बाद बात करें बांसुरी में हरि प्रसाद चौरसिया को कैसे भूल जाओगे? हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध भी आपका किससे है? बांसुरी से है। पन्नालाल घोष का संबंध भी किससे है? बांसुरी से है। राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध भी किससे है? बांसुरी से है। इसके बाद आप याद करेंगे बी कुंजमणि का संबंध भी आपका बांसुरी से है। बांसुरी से राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध भी है। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी दोनों का संबंध आपका बांसुरी से होने वाला है। इसके बाद आप ऑप्शन की ओर रुख करेंगे तो यहाँ पर शहनाई दिख रहा है। तो शहनाई में इंपोर्टेंट नाम बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध आपका शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई थी। तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई कौन बजाता है? बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। अब इनके अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत रत्न भी भारत का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिला है। भारत रत्न 2001 में मिला है। कल हमने पढ़ा था भारत रत्न 2001 में किसे मिला है? लता मंगेशकर को भी 2001 में पढ़ा था। और इसके बाद एक और भारत रत्न हमने पढ़ा था 1998 का, संगीत के क्षेत्र में पहला MS सुब्बुलक्ष्मी को। और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को कब मिला है? 2001 में मिला है। इसके बाद इन्हें तीनों जो विभूषित अवार्ड हैं वह भी मिले हैं आपको तीनों। पद्म विभूषण इन्हें मिला है 1980 में। पद्म विभूषण इन्हें 1980 में मिला है। इसके बाद पद्म श्री इन्हें 1961 में मिला है। पद्म श्री बिस्मिल्लाह खां को पद्म श्री 1961 में, पद्म विभूषण 1980 में। इसके बाद इन्हें 1968 में पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण तीनों शीर्ष सम्मान इन्हें मिले हैं। 1980 में पद्म विभूषण, पद्म श्री 1961 में और पद्म भूषण 1968 में और 2001 में भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। इसके बाद शहनाई में आप एक नाम याद रखेंगे, बागेश्वरी कमर का संबंध भी किससे है? शहनाई से है। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है आपकी? तो एकमात्र महिला शहनाई वादक आपकी बागेश्वरी कमर हैं। इसके बाद और जो ऑप्शन है तबला, तो तबला से इम्पोर्टेंट नाम की यदि हम बात करें तो अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? अल्लाह रखा खां का संबंध भी आपका तबला से है। इसके बाद किशन महाराज का संबंध भी आपका किससे है? तबला से है। अल्लाह रखा खां, किशन महाराज। इसके बाद आप याद रखेंगे पंडित जसराज का संबंध किससे है? इनका संबंध भी आपका तबला से है। तो अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, पंडित जसराज, इनका संबंध किससे है? तबला से है। तबला से एक नाम कैसे भूल सकते हैं? जाकिर हुसैन का संबंध भी आपका तबला से है। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है 1988 में। किसे मिला है? जाकिर हुसैन को। यह किससे संबंधित हैं? तबला से हैं। इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म भूषण इन्हें 2002 में मिला। इसके बाद घटम की बात करें तो घटम में आप एक नाम याद रख लेना, टी एच विनायक राम का संबंध किससे है? घटम से है। इन्हें ग्रेमी अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है 1966 में। 1966 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1966 नहीं होगा। ग्रेमी अवार्ड इन्हें मिला है 1996 में। 1996 में टी.एच. विनायक राम को यह घटम से संबंधित है, ग्रेमी अवार्ड मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने
खालिस्तान को भारत के संविधान को अपनाया? तो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949। यह वही डेट है जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। इसके बाद यहाँ पर 24 जनवरी 1950 लिखा है। यह डेट भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया था। राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज कहाँ रह जाएगा? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत को। भारतीय संविधान को कब? 26 नवंबर 1949। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ साउंड इन मीजर्ड एंड विच यूनिट? मतलब यह पूछना चाहता है कि ध्वनि की इकाई क्या है, ध्वनि किस में मापी जाती है? तो डेसिबल, डीबी में आपकी ध्वनि मापी जाती है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और दक्षिण भारत आपका सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तर पश्चिम था आपका किसके लिए? कंबलों के लिए, और सोने और कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण भारत था। अर्थशास्त्र किसकी बुक है? तो यह चाणक्य की बुक है। चाणक्य जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, उनकी बुक कौन सी है? आपकी अर्थशास्त्र होने वाली है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो बोनालू कहाँ मनाया जाता है? आपका तेलंगाना में। कौन सा पर्व मनाया जाता है? बोनालू। तेलंगाना के और महत्वपूर्ण त्योहारों की यदि हम बात करें तो बथुकम्बा कहाँ का है? तेलंगाना का है। मेदराम जात्रा भी कहाँ का है? आपका तेलंगाना का है। इसके बाद आप तेलंगाना में और क्या जा सकते हैं? तो अलाई वलाई त्योहार भी आपका तेलंगाना का है। अलाई वलाई भी कहाँ का है? आपका तेलंगाना का है। बथुकम्बा बोनालू तेलंगाना, मेदराम जात्रा यह भी आपका तेलंगाना का होने वाला है। इसके बाद असम की यदि हम बात करें तो असम में आप बिहू याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है। बैसागु कहाँ का है? बैसागु यह भी आपका असम का है। और देहंग पटकई भी आपका असम का होने वाला है। वेस्ट बंगाल की यदि हम बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, जो यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सूची में से शामिल किया है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। डोल यात्रा भी आपका पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का डोल यात्रा। गंगा सागर उत्सव भी कहाँ का है? आपका पश्चिम बंगाल का है। गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल का है। जगधात्री पूजा आपकी कहाँ की है? यह भी आपकी वेस्ट बंगाल की होने वाली है। तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल, गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल और जगधात्री पूजा पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल, गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल, जगधात्री पूजा यह भी आपकी पश्चिम बंगाल की होने वाली है। तमिलनाडु के नव वर्ष को क्या बोलते हैं? पुथंडू है तमिलनाडु का नव वर्ष है। तमिलनाडु का नव वर्ष कौन सा है? आपका पुथंडू है। यहाँ पर पोंगल आप याद रख लेना, 4 दिनों तक चलता है। पोंगल कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू इसमें बैलों की दौड़ होती है, बैलों की। यह कहाँ का है? यह भी आपका तमिलनाडु का होने वाला है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षर जो राज्य है वह केरल है। केरल में महिला साक्षरता दर भी आपकी सर्वाधिक होने वाली है। जनगणना की बात करें तो पहली जनगणना 1872 में शुरू होती है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इसके बाद नियमित जनगणना 10 की आधार पर जनगणना 1881 में शुरू होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह किस किस के बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों वर्सेस अंग्रेजों और कौन था? महाराजा
रणजीत सिंह के बीच हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि होती है। कब होती है? 1809 में होती है। अमृतसर की संधि होती है 1809 में होती है। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी खालिस्तान श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध आपका नौका दौड़ से है। यह अलापुझा के पास आयोजित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ईगल और बास्केट दोनों का संबंध आपका क्रिकेट से नहीं है। क्रिकेट से महत्वपूर्ण शब्दावली की यदि बात करें तो कवर का संबंध, शब्द का संबंध क्रिकेट से है। कवर के बाद आप याद रखना हुक का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। इसके बाद डेड बॉल का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। मिड विकेट शब्द का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। वाइड बॉल होती है ना, वाइड का संबंध भी क्रिकेट से है। स्विंग करा रहे हैं, स्विंग का संबंध भी क्रिकेट से है। इसके बाद शॉर्ट पिच का संबंध भी आपका क्रिकेट से होने वाला है। इसके बाद स्ट्रोक का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। तो क्रिकेट की महत्वपूर्ण शब्दावली आपकी आंखों के सामने, कवर, हुक, डेड बॉल, मिड विकेट, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, शॉर्ट पिच, कवर, हुक, डेड बॉल, मिड विकेट, स्विंग, वाइड, स्ट्रोक, मिड ऑन का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। जून 2023 में खालिस्तान ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में नुल्म के साथ साझेदारी की। तो यूएनडीपी ने इनके साथ साझेदारी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो 500 अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी अनुच्छेद 333 के तहत। विधानसभा की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 170 में वर्णन है भारतीय जो विधानसभा है उसका, आर्टिकल 170 में वर्णन है। इसमें अधिकतम संख्या आपकी 500 रह सकती है और न्यूनतम आपकी 60 रह सकती है। कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य विधानसभा में हो सकते हैं। इसके बाद 168 आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है। राज्यों में विधानमंडल का गठन कौन से आर्टिकल में है? तो 168 में है। 169 में विधान परिषद का गठन है। विधान परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में है? तो वो आपका 169 में होने वाला है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी लेंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो लेंडर पेस का संबंध किससे है? लेंडर पेस का संबंध आपका लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस से कौन संबंधित है? आपका लेंडर पेस संबंधित हैं। इसके बाद भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SCCC 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, मानदंड था। दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, यह भी है। ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, यह भी है। ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, यह मापदंड नहीं था। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग एक खालिस्तान की स्थापना की गई थी। नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। नीति आयोग को हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। यह किसको रिप्लेस करता है? योजना आयोग के स्थान पर आता है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ इसका अध्यक्ष होगा। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी साहब थे और वर्तमान भी PM मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद इसके पहले उपाध्यक्ष की बात करें, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगढ़िया यह आपके पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यदि क्लास में आपको थोड़ा भी लगे कि मेहनत की जा रही है तो कमेंट में आप रिस्पॉन्स जरूर दें और शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो कथक का संबंध किससे है? इसका संबंध आपका उत्तर प्रदेश से है। यह उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। और यदि उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें महत्वपूर्ण नृत्यों की, तो कजरी कहाँ का उत्तर प्रदेश का है। नटबरी आपका उत्तर प्रदेश का है।
इसके बाद नौटंकी, नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद झूला, झूला भी यूपी का है। इसके बाद चरकुला याद रख लेना, यूपी का है। कजरी हो गया, चरकुला हो गया। इसके बाद चापेली भी याद रख लेना, चापेली आपका यूपी का होने वाला है। तो कजरी, कजरी, नटबरी, नौटंकी, झूला, चरकुला और चापेली, यह सभी आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात आ ही गई है तो उत्तर प्रदेश का पूरा जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूपी में यदि हम बात करें लोकसभा की सीटें कितनी हैं लोकसभा की, तो लोकसभा की सीटें यूपी में 80 हैं। और राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31 है राज्यसभा की सीटें। विधान परिषद की कितनी है, तो विधान परिषद की सीटें यहाँ पर 100 हैं। विधान परिषद की सीटें 100 हैं। द्विसदनीय विधानमंडल है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। और विधानसभा की 403 के लमसम है। लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की 31 हैं और विधान परिषद की आपकी 100 होने वाली हैं। इसी के बाद राजकीय पक्षी की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो सारस या क्रोच होने वाला है। राजकीय पशु कौन है, तो राजकीय पशु आपका 12 सिंगा होने वाला है राजकीय पशु। इसके बाद राजकीय पशु हो गया, पक्षी हो गया। इसके बाद राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प कौन सा है, तो ब्रह्म कलश, ब्रह्म कलश यहाँ का राजकीय पुष्प होने वाला है। इसके बाद छऊ, छऊ कहाँ का है आपका, तो छऊ आपका झारखंड का है। छऊ कहाँ का है, झारखंड का नृत्य है। और सरहुल भी आप याद रख लेना झारखंड का है। सरहुल भी आपका झारखंड का है और छऊ भी झारखंड का है। कथकली याद रख लेना केरल का है। कथकली कहाँ पर है, कथकली कहाँ का है, तो कथकली आपका केरल का होने वाला है। कथकली और मोहिनीअट्टम यह दोनों केरल के मार्शल आर्ट हैं। इसके बाद गरबा, गरबा की बात आ जाए तो गरबा कहाँ का है आपका, तो गरबा आपका गुजरात का होने वाला है। गरबा कहाँ का नृत्य है, तो गरबा आपका गुजरात का होने वाला है। गरबा के साथ आप डांडी याद रख लेना, कहाँ का है, गुजरात का है। इसके बाद भवई, भवई भी आपका गुजरात का है। पनिहारी, पनिहारी भी आपका गुजरात का है। तो गुजरात के गरबा, डांडिया, भवई और पनिहारी। तो आज की वीडियो तय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर आपका समय भी कंज्यूम होता है और ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर कम समय में आपको अधिक कंटेंट दिया जा रहा है। मेरी गारंटी है आप इन पूरी क्लासेस को विजिट कर लेना, 80 से 85% स्कोर आप जीके में कर आएंगे। जय हिंद।